हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जानते रहिएगा इसमें हमने टोटल यहाँ पे 3 पैरा यहाँ पे हमने पेपर सेट लिया हुआ है। और जानते रहिएगा एक पेपर सेट की बात करें इस मॉडल पेपर में, जिसमें 25 क्वेश्चन है। और अगर 3 की बात करें तो तीनों में अगर 25 अगर आप कर देते हैं तो आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 75 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले। इसका टोटल आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 75 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा कह रहा है कि मैकमोहन सीमा रेखा किन दो राष्ट्रों के बीच में है। तो जानते रहिएगा मैकमोहन सीमा रेखा जो जिन दो राष्ट्रों के बीच में है वो है भारत और चीन। और भारत और चीन की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह जानते रहिएगा अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी में, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर ये क्वेश्चन होता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा आती है, तो जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिक रेखा। जानते हैं क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ यहाँ नोट कर लेंगे। रेड क्लिफ जो होता है ये हमारा किसका है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, इतना याद रखिएगा। अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो जानते रहिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे हम कहते हैं ड्यूरेंड रेखा। तो जानते रहिएगा उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूरेंड रेखा। तो हमारे पास 3 यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर क्वेश्चन आता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो वो होती है ड्यूरेंड रेखा। और आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, तो वह है रेड क्लिफ रेखा। और होता है क्वेश्चन की भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो हमारी है मैकमोहन रेखा। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आया है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी का निकटतम है। तो जानते रहिएगा सौर मंडल का वह ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र देखिए ऑप्शन बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो जानते रहिएगा भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है हिकेटियस को। और हिकेटियस देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन ये होता कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर सिर्फ आता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हिकेटियस जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह घुमा के आता है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो जानते हैं कि भौतिक भूगोल का जो जनक कहे जाते हैं या पिता कहा जाता है वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, जो कि आया है ऑप्शन नंबर सी में। इतना याद रखिएगा, ये भौतिक भूगोल का पिता ये कहा जाता है। और हिकेटियस जो है ये भूगोल के पिता, मतलब नॉर्मल अगर आता है क्वेश्चन कि भूगोल का पिता कौन है, हिकेटियस है। लेकिन इसी भूगोल के पहले भौतिक शब्द जुड़ के आ जाता है कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है इरेटोस्थनीज। इतना याद रखिएगा। फिर क्या आ जाएंगे यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान बांकी कहाँ स्थित है। तो जानते रहिएगा यहाँ जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान जो बांकी है वो कहाँ स्थित है। जानते रहिएगा ये जो स्थित है क्वेश्चन नंबर 4 में वो है जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे दिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो जानते रहिएगा सूती वस्त्र उद्योग में भारत में जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है कि भारत के गुप्तवंशी सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे। मतलब जो भारत के जो गुप्त वंश के जो सम्राट थे वो किस धर्म को मानते थे। तो जानते रहिएगा जो भारतीय जो गुप्तवंशी जो सम्राट थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर अरबों ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो जानते रहिएगा भारत में अरबों ने जिसके नेतृत्व में आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाजार नियंत्रण नीति किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने लागू की थी। तो जानते हैं कि भारत में बाजार नियंत्रण नीति जो थी ये जिस सल्तनत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने लागू की थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी का समकालीन मुगल शासक कौन था। तो जानते रहिएगा शिवाजी का जो समकालीन जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब दिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है 10th नंबर भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। तो जानते रहिएगा भारत का विस्मार्क जिन्हें कहा जाता है वो हैं जानते रहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 17 नंबर ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। तो जानते रहिएगा लोकसभा और एवं राज्यसभा के जो अधिवेशन जो बुलाते हैं वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ किया गया। तो जानते रहिएगा पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जहाँ किया गया था उस प्लेस का नाम है राजस्थान का नगौर। राजस्थान के नगौर में हुआ था। और राजस्थान का नगौर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय दल जनता
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हम सभी को पता है कि भारतीय जनता दल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है, और कमल ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ पे 11 नंबर पहले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो जानते रहिएगा रामकृष्ण मिशन की जिन्होंने स्थापना की थी वह है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा यही अगर क्वेश्चन ये होता, देखिए अगर ये करें कि स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी, तो वह है रामकृष्ण मिशन। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में है दयानंद सरस्वती। तो जानते रहिएगा दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, आर्य समाज की, ये याद रखिएगा किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। और उसी तरह अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी, तो जानते रहिएगा इन्होंने जो की थी वो किया था ब्रह्म समाज। कितना जानते रहिए किसका किया था, ब्रह्म समाज की, इतना याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ये किया था राजा राम मोहन राय जी ने, ये भी याद रखिएगा। तो आपके पास यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में तीन तीन यहाँ क्वेश्चन आ गए हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ये दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने किसकी की, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इतना याद रखिएगा। फिर आ जाएंगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी, तो जानते रहिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी जो की थी उन्होंने की थी 1939, मतलब यहाँ पे 1939 को, 1939 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो जानते रहिएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिए इनको जो ये आपका नोबेल पुरस्कार मिला था ये इनको मिला था, जानते रहिएगा 1913 में। कब मिला था, 1913 में मिला था। और किस लिए मिला था, इनकी एक रचना थी गीतांजलि। जानते रहिए किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, ये भी याद रखिएगा गीतांजलि के लिए इनको मिला था। तो गीतांजलि इनकी रचना है, और ये कब इनको मिला था, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये जानते रहिएगा। फिर देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे आ जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था, तो जानते रहिएगा शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय जो पंचांग है इसको जो अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 22 मार्च 1957 को। और 22 मार्च 1957 आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो जानते रहिएगा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन ये होता कि देश की प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन थी, तो जानते रहिएगा राज्यपाल पूछता तो राज्यपाल जो थी वो थी, जानते रहिएगा सरोजनी नायडू। जानते रहिएगा सरोजनी नायडू ये कौन है, ये जानते रहिएगा प्रथम कौन है, प्रथम महिला राज्यपाल है, इतना याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखिए 20वें नंबर ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो जानते रहिएगा ध्वनि की जो चाल होती है वो सर्वाधिक होती है ठोस चीज में। और ठोस दिखी बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो जानते रहिएगा चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 1.28 सेकेंड, मतलब 1.28 सेकेंड। और 1.28 सेकेंड के बाद देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन आया है कि 22 नंबर पे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जानते रहिएगा नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल आया है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे कोयले का सबसे उत्तम प्रकार निम्न में से कौन सा होता है, तो देखो ऑप्शन में क्या है, पीट कोयला, ऑप्शन बी में है ग्लिनाइट कोयला, ऑप्शन सी में है बिटुमिनस कोयला, और ऑप्शन डी में है एंथ्रासाइट कोयला। तो जानते रहिएगा कोयले का जो सबसे उत्तम प्रकार होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट कोयला, और एंथ्रासाइट कोयला है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है, तो जानते रहिएगा यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल
बैल। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, जानते रहिए कभी पहले, बहुत पहले जो हुआ करता था, भारत का जो सर्वाधिक दूध उत्पादक जो राज्य था वो कभी उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जानते रहिएगा। लेकिन आज की बात करें करंट में, तो करंट में जो दूध का जो सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य बन गया है वो है पंजाब। क्या है? पंजाब है, इतना याद रखिएगा। तो पंजाब करंट में है, इतना याद रखिएगा। पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब कौन बन गया? पंजाब। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है पंजाब, इतना याद रखिएगा। और फिर देखिएगा इसमें जो हमारा प्रैक्टिस सेट इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो जानते रहिएगा विश्वनाथ आनंद जो है ये संबंधित है शतरंज से। और शतरंज देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपको नीचे देखिए दिख भी रहा है यहाँ पे, यहाँ उत्तरमाला भी दी गई है, तो आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका आंसर भी इजिली आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए हमारा मॉडल पेपर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो जानते रहिएगा सौर मंडल का वह ग्रह जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं वो है वरुण या यूरेनस। और वरुण या यूरेनस है देखिए ऑप्शन बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन इस तरह आता कि सौर मंडल के किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, तो जानते रहिएगा वरुण या यूरेनस को ही लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। और जानते रहिएगा इसी को हरा ग्रह भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। तो चाहे हरा ग्रह के पूछे, हरा ग्रह किसे कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, बात एक ही, इतना याद रखिए, दोनों का आंसर एक ही होगा। फिर देखिए आ जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जानते रहिएगा बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। जानते रहिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले पहले जो है बहुत दामोदर नदी में बहुत बाढ़ आती थी, बहुत तबाही होती थी, और बंगाल में इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो इसको नाम ही कर दिया गया कि बंगाल के शोक का जो कारण है ये दामोदर नदी है, क्योंकि बाढ़ की वजह से बहुत तबाही आती है, तो इसलिए बंगाल का शोक इसका नाम पड़ गया। फिर देखिए अगर यही क्वेश्चन ये होता कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आया है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी का, जो कि ऑप्शन नंबर ई में आया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये होता कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो जानते रहिएगा बिहार का कोश जो कहते हैं वो कहते हैं कोसी नदी को। तो ये कहाँ का शोक है? ये है बिहार का शोक, जानते रहिए बिहार का शोक। तो ये बिहार का शोक किसे कहा जाता है, और जो वो आया है आपका बंगाल का शोक है वो दामोदर है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, कह रहे हैं कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो जानते रहिएगा प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व कहा जाता है वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विश्व में स्वर्ण खनन के सबसे बड़े केंद्र का नाम क्या है? तो जानते रहिएगा विश्व में स्वर्ण खनन का जो सबसे बड़ा केंद्र है उसे कहते हैं जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग देखो ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा ये अगर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व में स्वर्ण खनन का जो सबसे बड़ा केंद्र जो जोहान्सबर्ग है वो कहाँ स्थित है, अगर ये पूछ लेगा तो जानते रहिएगा ये जोहान्सबर्ग जो स्थित है ये है दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा। फिर जानते रहिएगा अगर ये क्वेश्चन होता कि विश्व में स्वर्ण खनन का सबसे बड़ा खान कहाँ पे है, अगर खान पूछता है केंद्र नहीं आता उसमें, तो केंद्र जो होता है केंद्र ना पूछकर खान के बारे में पूछता है, जानते विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण खान जो सोनी खान है वो है अमेरिका में, जिसका नाम है नेवाडा गोल्ड माइन। जानते रहिए क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेवाडा गोल्ड माइन, जानते रहिएगा। और ये कहाँ पे है? ये है यूएसए, मतलब अमेरिका में, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो ये जानते रहिए अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि सोने की जो सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, तो वो है नेवाडा गोल्ड माइन, नाम है, यूएसए में है। लेकिन ये कहता है विश्व में स्वर्ण खनन का सबसे बड़ा केंद्र पूछता है, तो केंद्र जो है जोहान्सबर्ग में है, जो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? तो जानते रहिएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। काला देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो जानते हैं कि तैमूर के आक्रमण के समय जिस वंश का भारत पर शासन था वो था तुगलक वंश। और तुगलक वंश देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तुम्हारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए टेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? तो जानते रहिएगा बाबर के जो पुत्र थे, जानते रहिएगा वो कौन कह रहा है कि नहीं था? तो जानते रहिएगा जो नहीं था वो था परवेज। और परवेज देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा कि यहाँ जो बाबर के जो पुत्र थे वो हुमायूं भी था, आपका कामरान भी था, और अस्करी भी था, और जो नहीं था वो कौन नहीं था? परवेज नहीं था। और जानते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है परवेज किसका पुत्र था, तो जानते रहिएगा परवेज जो था ये जानते रहिएगा ये था जहांगीर। जानते रहिएगा जहांगीर का, जानते रहिएगा ये था
दूसरा पुत्र कौन था? ये दूसरा पुत्र किसका था? जहांगीर का। तो जहांगीर का दूसरा पुत्र कौन था? परवेज था। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कौन बाबर का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है बाबर का नहीं था, बाबर का हुमायूं, कामरान और अस्करी थे। और परवेज जो था ये जहांगीर का दूसरा पुत्र था, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल हड़प की नीति, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, कह रहे हैं कि द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। तो मतलब कौन कौन था जिसने मिलाया था? तो जानते रहिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने हड़प नीति के माध्यम से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो जानते रहिएगा वो जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा यहाँ पे आया है लॉर्ड, देखिए आया है कॉर्नवालिस। ये भी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन ये आता है अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था, किया अस्थाई जो इसे आया कि ये हड़प नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगर ये कहें कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त को जो लागू करने वाला था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जानते रहिए ये किसके लिए था? अस्थाई बंदोबस्त, जानते रहिएगा ये हो जाएगा बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला कौन था? अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला जो था ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इतने जानते रहिएगा। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 12 नंबर क्या कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह उक्त किस प्रमुख भारतीय नेता की थी? तो जानते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये आपको याद भी होगा। ये जो कथन है ये है बाल गंगाधर तिलक का, और बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा इसी तरह जैसे इन्होंने कहा है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी तरह महात्मा गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट बोला था। इन्होंने कहा था करो या मरो। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन में, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान जिस देश का है वो हमारा है भारतवर्ष। और भारतवर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते हैं अगर ये क्वेश्चन होता कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो जानते रहिएगा सबसे छोटा जो है वो है अमेरिका का। जानते रहिए अमेरिका का क्या है? ये है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का है। और सबसे बड़ा किसका है? भारतवर्ष का है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह आता कि किस देश का लिखित संविधान नहीं, मतलब किस देश में लिखित संविधान नहीं है, तो जानते रहिएगा वो है ब्रिटेन, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, इतना याद रखिएगा, वो अलिखित है। और वहाँ प्रजातंत्र और राजतंत्र दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? तो जानते रहिएगा विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया देखिए ऑप्शन बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में किया गया है? तो जानते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख हिंदुओं के जिस पवित्र ग्रंथ में किया गया है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है वो उसमें क्या है, ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो जानते रहिएगा मंडल की बात करें तो मंडल जो है वो है तीसरे। जानते रहे तीसरे, जानते रहिएगा थर्ड जो है हमारा तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है, इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से किया गया है, तो हमारा आंसर ऋग्वेद होगा। लेकिन ये होता है गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में किस मंडल में किया गया है, तो वो है तीसरा मंडल, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जानते रहिएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आ जाएंगे 14 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो जानते रहिएगा भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है संविधान की प्रथम अनुसूची में। और प्रथम अनुसूची देखा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन आता कि शपथ लेने का जो प्रावधान मिलता है वो भारतीय संघ की जो आता है किस अनुसूची में मिलता है, तो जानते रहिएगा शपथ लेने का जो प्रक्रिया का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है तृतीय अनुसूची में। इसमें किसका मिलता है? शपथ। याद रखिएगा शपथ की बात जहां आती है कि जैसे कोई जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी शपथ लेते हैं ये किस अनुसूची में दर्शाया गया है, तो वो है ये पूरा का पूरा जो होता है तृतीय अनुसूची में, इतना जानते रहिएगा। और जानते रहिएगा यहाँ जो आया है ऑप्शन नंबर डी में है, जानते रहिएगा इसम की बात करें इसमें क्या दर्शाया गया है, तो जानते रहिएगा इसमें SC या फिर ST
एससी और एसटी से रिलेटेड जो है प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो बताया गया है, मतलब एससी एसटी की बातें जो की गई है, प्रशासन और उस नियंत्रण की बात जो की गई है वो की गई 5वीं अनुसूची। इसका मतलब कि एससी एसटी से रिलेटेड अगर पूछे कौन सी अनुसूची है तो 5वीं अनुसूची है। शपथ लेने का जो जो है उसका संबंध किस अनुसूची से है तो वह है 3य अनुसूची से। और अगर ये कहते हैं भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, वो है प्रथम अनुसूची, ना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे 15वां नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किस भारतीय नेता के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो जो है जानते हम सभी को पता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में कौन था। तो जानते स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश देखिए ऑप्शन डी में है, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिए इसका जो गठन हुआ था 1956 में, इतना जानते रहिए 1956 में इसका गठन हुआ था, जो कि स्वतंत्र भाषा के आधार पर राज्य बना था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अधिकतम कितने महीने की हो सकती है। इसको ना राष्ट्रपति का जो पद है वो अधिकतम कितने महीने तक खाली रह सकता है। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक इसको रिक्त रखा जा सकता है, इतना जानते रहिएगा। और अगर ये क्वेश्चन होता कि राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है, तो जानते रहिएगा राष्ट्रपति के न रहने पर उनका जो पदभार संभालते हैं वो है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जानते रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के न रहने पर, और मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इन दोनों के न रहने पर राष्ट्रपति का पद जो है भार है वो कार्यवाहक के रूप में कौन संभालेगा। तो जानते रहेगा जो दोनों के न होने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के न होने की कंडीशन में जो राष्ट्रपति का जो पद भार जो संभालेंगे कार्यवाहक के रूप में वो होते सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन ही है, इसको हम काट दे रहे हैं। क्यों काट दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भारत का जो राज्य जिसका अपना अलग संविधान था वो कभी वो था जम्मू कश्मीर का, हमें पता है कि लेकिन ये धारा जो था 370 जैसे ही खत्म हुआ है, इसका पूरा का पूरा हमारे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ ये कह सकते हैं कि भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान है को हटाकर अगर हम कर दें क्या, था कर दें, अगर है को हटाकर हम यहाँ पे था कर दें तब हाँ, तब आप कह सकते हैं कि जो था वो था किसका था, जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब नहीं है, अब तो पूरा संपूर्ण भारत एक हो चुका है। ठीक, फिर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है। मतलब निम्नलिखित में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए देखते हैं। देखिए ऑप्शन में है केला, ऑप्शन बी में है आंवला, ऑप्शन सी में है दूध, और ऑप्शन डी में है गाजर। तो जानते रहिए इन चारों में जो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इन चारों की अगर बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का इन चारों में अगर बात करें सबसे अच्छा स्रोत है, ना याद रखिएगा। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आया है कि पेड़ पौधों का रंग हरा किस लिए होता है। तो जानते रहिए पेड़ पौधों का रंग जो हरा होता है ये होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इस 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। मतलब बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर जो जो भी वहाँ पे मटेरियल, जो भी वहाँ पे मेटल्स होता है, जिसमें रॉड जिसमें लगे रहते हैं, तार वार जो भी वगैरह होती हैं, कह रहे हैं वो किसका बना होता है। तो जानते हैं कि बिजली बल्ब का जो अंदर का जो उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन दिखा है ऑप्शन नंबर ई में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो ऑप्शन में क्या है, क्योंकि यह थर्मामीटर की दीवारों में चिपकता नहीं है, या फिर यह हल्का होता है, या फिर इसमें वायु अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, या फिर यह जमता नहीं है। तो जानते रहिए कि चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह थर्मामीटर की दीवारों पर चिपकता नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की सर्वाधिक श्रम शक्ति किस क्षेत्र में लगी हुई है। तो जानते रहिए भारत की जो सर्वाधिक श्रम शक्ति है वो खेती के कार्यों में लगी हो, खेती या कृषि की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है। तो हम सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, और हॉकी ऑप्शन नंबर ए में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है, सभी को पता है कि विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए हमारा यहाँ थर्ड जो हमारा तीसरा प्रैक्टिस शुरू हो रहा है, क्योंकि हम दो ऑलरेडी 25 क्वेश्चन का हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा है। तो देखिए तीसरे में क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था। तो जानते हैं कि भारत आने वाला जो प्रथम चीनी यात्री था वो था फाहियान। फाहियान देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते हैं अगर ये होता कि भारत आने वाला प्रथम जो चीनी यात्री था फाहियान, वो किसके समय भारत आया था। तो जानते हैं ये जो आया था, ये आया था चंद्रगुप्त। जानते रहेगा चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में आया था, इतना याद रखिएगा, क्योंकि भारत आने वाला जो प्रथम चीनी यात्री फाहियान था ये चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में यहाँ आया था, इतना याद रखिएगा। ठीक, फिर देखिएगा यहाँ पे है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो जानते रहिए शून्यवाद का प्रतिपादन जिन्होंने किया था वो है नागार्जुन। नागार्जुन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव किस स्थान को प्राप्त हुआ। तो जानते रहे गुप्त साम्राज्य की राजधानी होने का जो गौरव मिला था वो मिला था पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो जानते रहिएगा लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो जानते रहिएगा फोबोस और डीमोस जो हैं ये जो ग्रह जो है उपग्रह हैं ये मंगल ग्रह के हैं। तो मंगल ग्रह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो जानते रहिएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन आया है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर ये होता कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो भी गैस पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है। तो जानते हैं नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%। ये भी याद रखिए 78% पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन। और बात करें ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो पाई जाती है 21%। तो 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, इतना जानते रहिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 14 नंबर पे आ जाएंगे। पहले देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। तो जानते रहिएगा भारत की राष्ट्रीय आय में जो कृषि का जो योगदान है वो है 22%। और 22% देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में परिसंपत्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन है। तो जानते रहिएगा वर्तमान में परिसंपत्ति के अनुसार भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस इंडस्ट्री देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक कौन था। तो जानते हैं भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः जो स्वदेशी बैंक था वो था भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक देखिए आया है, देखिए हमारा ये 16वां नंबर क्वेश्चन की बात करें और भारतीय स्टेट बैंक देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले कि हम 17 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें, थोड़ा सा इस जो 16 और जो 16वां जो क्वेश्चन है उसको फिर लौट के आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक कौन था। तो जो ये बुक्स है ये तो कह रही है भारतीय रिजर्व जो भारतीय स्टेट बैंक को बता रही है, लेकिन जानते रहिए अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत में स्थापित होने वाला जो प्रथम पूर्णतः जो स्वदेशी बैंक था वो क्या था, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। जानते रहिएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको गूगल को ही मान के चलेंगे कि भारत में स्थापित होने वाला जो प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक है वो कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 21 दिसंबर 1911 में, इतना याद रखिएगा। तो प्रथम जो पहला जो था स्वदेशी बैंक वो कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 में, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आता है कि इसका जो है स्थापना किन्होंने किया था। तो जानते रहिए इसकी स्थापना जो किया था वो किया था सर सोराबाजी पोच खाना वाला ने। थोड़ा अजीब सा नाम है, जानते रहिएगा, सर सोराबजी पोच खान वाला ने, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जानते रहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, देखो ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो भारत के उत्तर में जो देश स्थित है वो है नेपाल। और नेपाल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 19 नंबर
क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कि किसी राज्य का राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। मतलब अगर कोई इंसान, अगर मान ली कोई राज्यपाल बनना चाहता है, तो राज्यपाल के बनने के लिए एक नागरिक की, जो भी इंसान है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो जानते रहिए उनकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष, जानते रहिए, इसलिए यहाँ 35 वर्ष आया ऑप्शन डी में, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम एमएलए कहते हैं। मतलब एमएलए आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और देखिए है एमएलए ऑप्शन नंबर ई में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है। तो जानते रहिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो है लखनऊ में, और लखनऊ देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 नंबर का संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो जानते हैं कि देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो जानते हैं संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क मतलब जो किडनी है उसकी संख्या कितनी होती है। तो हम सभी को पता है कि एक मनुष्य के अंदर जो किडनी की जो होती हैं वो टोटल दो किडनियां होती हैं, और दो किडनी के बाद देखिए ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जानते रहिएगा निमोनिया से जो मनुष्य का जो जो अंग प्रभावित होता है वो है फेफड़ा, और फेफड़ा देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 25 का क्वेश्चन करें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो जानते रहिएगा उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक क्षेत्र वाला जो जनपद है वो है खीरी, और खीरी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे जो 7 नंबर हमारा जो इस क्वेश्चन पर छूट रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है। तो जानते रहिएगा विश्व का जो सर्वाधिक जो ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया आया है, देखिए ऑप्शन नंबर आया है यहाँ पे जस्ट मिनट, हाँ एशिया आया है, देखिए ऑप्शन सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो जानिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। फिर से देखिएगा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो जानते रहिएगा अगर इन सिर्फ चारों ऑप्शन की बात करें, जैसे आया ऑप्शन नंबर में यूक्रेन, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर इन सिर्फ चारों की बात की जाए कि इन चारों में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चारों में जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। जानते रहिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इन चारों में सबसे बड़ा, जानते रहिएगा, लोहे का उत्पादक देश है। लेकिन अगर ये कहें कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है इन चारों ऑप्शन के अलावा, तो जानते रहिएगा फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे है ब्राज़ील, और भारत का जो है वो चौथा स्थान है। इतना याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील, और चौथे नंबर पे भारत का स्थान है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लोहे के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान चौथा है, इतना जानते रहिएगा। और विश्व में सबसे बड़ा जो सबसे पहला स्थान लोहे के उत्पादक में कौन से देश के पास है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है किस देश ने, तो वह चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, और भारत जो आता है वो आता है आपका फोर्थ नंबर पे, इतना याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी सिर्फ ये ऑप्शन में बात करें तो इन चारों में हमारा कौन सा आएगा, चारों में ऑस्ट्रेलिया रहेगा। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील, और चौथे नंबर पे भारत है। इतना याद रखिएगा, इस सीक्वेंस याद रखिएगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, लोहे के उत्पादन की बात चल रही है। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो जानते रहिएगा तंबाकू का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चाइना, और चाइना देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 टापुओं का नगर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है। तो जानते रहिएगा 7 टापुओं का नगर के नाम से जो शहर जाना जाता है वो है मुंबई सिटी, और मुंबई देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जानते रहिएगा भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था इटली, और इटली देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना
1881 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो जानते रहिएगा भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 में जो हुई थी, जिस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, वो था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन देखिए ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए और एक चीज़ और जानते रहिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जनगणना किस गवर्नर जनरल शासनकाल में हुई थी, मतलब किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी, तो वो हुई थी जानते रहिएगा लॉर्ड मेयो के काल में। तो जानते हैं लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। लेकिन अगर ये कहें भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, देखिए एक होता है सिर्फ जनगणना और एक है एकदम नियम से सारी चीज़ें एक एक जो नियम के अकॉर्डिंग लेकर चलने की बात अगर आती है कि नियमित जो जनगणना जो हुई है जो वो 1881 में हुई, वो किस में हुई थी? नियमित वाली हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, तो वह है लॉर्ड मेयो, इतना याद रखिएगा। और आज का हमारा देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में योजना आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? आई रिपीट, वर्तमान समय में योजना आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना परसेंट है? तो जानते रहिएगा कृषि का जो योगदान है वो जानते रहिएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो कि ए है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ये है 26%। जो वर्तमान में है कितना योगदान है, ये 26% है। ये 26% आया कहाँ पे? तो अब आप देखेंगे आपको दिखाई देगा, ये देखिए ऊपर आया है 26%, इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो हमारा ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट जो था 25 क्वेश्चन का था और 3 हो गए, तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो 75 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। और जानते रहिएगा जो भी आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ लास्ट में देखिए इसका आंसर भी ये दिया हुआ है। देखिए इसमें जैसे पहला प्रैक्टिस सेट हमारा जो किया हमने यहाँ पे दिया गया है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड का भी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर। और अगर थर्ड जो हमने अभी किया, ये तो आपका थर्ड हो गया है, सेकंड वाला भी जो हो गया ये सेकंड हो गया, और फर्स्ट भी जो है इसमें कट रहा है अभी। तो चलिए आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका आंसर सहित मिल जाएगा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेक्शन भी दिए गए हैं, तो करेक्शन को आप इस वीडियो में देख के अगर आप प्रिंट आउट उसका निकलवाते हैं तो वहाँ से क्या करें, आप उसको करेक्ट कर लें। और प्रिंट आउट निकलवाने की देखें तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर 2 से 4 बार, अगर दिन में एक बार भी अगर वीडियो को आप देख लेते हैं आराम से, तो आपको सारी चीज़ देखते देखते याद हो जाएंगी। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, डिस्कस किया है 75 क्वेश्चन। अगर सारी चीज़ सच में क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।